हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका एंड आप लोगों के कहने पे आई एम ब्रिंगिंग दिस स्पेशल मैराथन अवे फ्रॉम आवर फॉर्मल क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी पीजीटी एग्जाम एंड द लेक्चरशिप एग्जाम। आप सभी के लिए ये मैराथन लेके आई हूँ अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस। इसको प्लीज अटेम्प्ट करिए। टाइमर चलेगा, लाइव क्लास नहीं है, सो रिकॉर्डेड क्लास आप देख पाओगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और ये पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर से मैराथन होगी, नॉट पर्टिकुलरली टू वन यूनिट, दिस इज फुल सिलेबस मैराथन। तो इसको अटेम्प्ट करिए एंड देखिए कि जो आपकी तैयारी है वो किस प्रकार की है। टाइमर चलेगा एंड इन केस यू आर अटेम्प्टिंग इट ऑन योर फोन, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है और मैंने टाइमर चला दिया एंड यू वांट मोर टाइम कि आप उसे अच्छे से पढ़ो, तो आप उसको उस टाइम पे पॉज कर लिया करो और फिर देखा करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन and feedback mechanism are the essential components of CCIE और feedback mechanism। इनमें से कौन से evaluation का पार्ट है, essential पार्ट है? इजी क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे PYQs हैं, तो विदाउट अ डाउट इट शुड बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना। समेटिव में हम कोई फीडबैक नहीं देते हैं। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव यानी फॉर्मेटिव के अंदर हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है किस तरह पढ़ रहा है, जिसके अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, पढ़ते टाइम वो कैसे कर रहा है और उसको आप फीडबैक देते हैं ताकि उसका जो है इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन इज। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में इनमें से कौन सा जो टूल है या इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है? तो जो इसका आंसर है वो होना चाहिए क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है, आप पहले से ही कोई स्टैंडर्ड सेट कर देते हो ना, स्टैंडर्ड सेट कर देते हो जिसको आप क्या बोलते हो, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट कर दिया और जैसे फॉर एग्जांपल 55% एमए में आपने कर दिया, तो अगर कोई बच्चा 55% लेके आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कॉम्पिटेंट है। नॉर्म रेफरेंस के अंदर भी आप कॉम्पिटेंसी चेक करते हो, बट उसके अंदर बेस्ट कॉम्पिटेंसी चेक करते हो। जैसे नेट का एग्जाम लास्ट में जो है वो एक तरह का नॉर्म रेफरेंस बन जाता है, यानी टॉप के स्टूडेंट्स आपस में जब compete करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, या हम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो कि कॉम्पिटेंसी के आधार के ऊपर होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे होता है, इसका मतलब एक स्टूडेंट ने एक क्राइटेरिया जो है, स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which of the following statements about adult learners help an instructor while developing his andragogy? यानी आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स के दौरान कौन कौन सा स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्टर को या टीचर को हेल्प करता है? ये आपके कोड्स हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, टाइम लिमिट के दौरान उनको करने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे ही आपको कोई स्टेटमेंट लगे कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकती, जैसे एंड्रोगॉजी में जो मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद 6 प्रिंसिपल्स मार्कअप नॉवेल्स ने दिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्सपीरियंस, यानी प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, लाइफ एक्सपीरियंसेस हो, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हैव लिमिटेड रोल, यानी कि ना के बराबर प्रीवियस एक्सपीरियंस का रोल होना। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो देखो कहाँ पे स्टेटमेंट बी लगी है, यहाँ लगी है, काट दो इसको, काट दो इसको, काट दो इसको, अपने आप आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। लर्निंग प्रोसेस इज सेल्फ डायरेक्टेड इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही। डिजायर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट टू कोप विद चेंजेस एंड वर्क एनवायरनमेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो होती है, आप सेल्फ डायरेक्टेड जो है होते हो। ये कह रहा है मोटिवेशन टू लर्न इज गाइडेड बाय डिजायर टू एनहांस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ
कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल जो है वो सही है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज नॉट सेड मे बी मोर मीनिंगफुल देन व्हाट इज सेड। जो आप डायरेक्टली शब्दों से ना बोलो और आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज बोल दे, वो किसका, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसने बोला था? फ्लैंडर्स, गिलफोर्ड, गैलोवे या पियाजे? तो इसका आंसर क्लियरली सब जानते हैं, ये क्या होगा? चार्ल्स गैलोवे। फ्लैंडर्स ने क्या किया था? वर्बल के ऊपर फोकस किया था, है ना, वर्बल बिहेवियर के ऊपर। गैलोवे ने कहा नहीं, वर्बल से इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल है, यानी वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट, दे कन्वे इवन मोर मीनिंग देन योर वर्बल लैंग्वेज। पियाजे की थ्योरी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रही है, गिलफोर्ड जो है वो इंटेलेक्ट मॉडल की बात कर रहा है। So, coming to question number 5, the steps involved in the pedagogical analysis of syllabus. याद रखिए, pedagogical art and science of teaching का analysis जो है वो कौन सी statements आपको लगता है करने में मदद करेंगी? और यहाँ पे क्या करना है आपको? chronology या फिर आप कह सकते हो systematic steps, system related steps, systematic process जो है आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है, देखिए, सब देखेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स किसको देख के बनाते हो? जब आपके पास कंटेंट होता है, तो यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो कंटेंट एनालिसिस आएगा, यानी आपके पास सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा, उसी के आधार के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना। स्पोर्ट्स का टीचर है तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश रिलेटेड, साइंस वाला है तो वो साइंस का कंटेंट देख के अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। तो पहले आपका कंटेंट एनालिसिस आ जाएगा, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। ये लो, यहीं से आंसर आ गया। बाकी चेक कर लेते हैं, टीचिंग मेथड कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर लेबोरेटरी रिलेटेड है तो उसको लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा, एक्टिविटी क्या क्या इक्विपमेंट है, और फिर आप लास्ट के अंदर इवेलुएशन कैसे करेंगे। तो ये थर्ड और ये उसके बाद फोर्थ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। Question number 6. Which of the following is a mandatory requirement to receive grants from UGC? एक इंस्टीट्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसको यूजीसी की तरफ से जो है ग्रांट्स जो है वो मिल पाए? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको हमेशा आने चाहिए। should not take more than 20 seconds। देखिए, उसको NAAC से एक्रेडिटेशन मिलनी बहुत जरूरी है। 7 पैरामीटर्स जो होते हैं उनके बेसिस के ऊपर ही जो है आपको एक्रेडिटेशन मिलनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कहने के लिए कि मैं पीयू, मेरा अल्मा मैटर है, उसको भी रिसेंटली NAAC ने जो है A++ एक्रेडिटेट किया है, एंड आई थिंक आई शेयर ऑल्सो दिस विद यू। तो चलिए, which of the following points states the concept of just in time model? Again, very simple question. Just in time model. बहुत रिलेटेड आपको लगेंगे ये स्टेप्स, बट फिर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, जस्ट इन टाइम का मतलब है आपको बिल्कुल टाइम एफिशिएंट रखना है, और एट द सेम टाइम आपको सप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे भी मिनिमाइज टाइम लिखा है, यहाँ पे भी मिनिमाइज टाइम लिखा है, तो इन दोनों में से तो होगा ही होगा। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो जस्ट इन टाइम मतलब प्रॉपर टाइम के अंदर आपको सप्लाई करना है कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे टू प्रोड्यूस गुड्स नहीं, जस्ट इन टाइम का जो बेसिक पर्पस ये होता है वो ये होता है कि आप जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, आप जो क्लाइंट्स है उनको वो पहुंचाएं। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होती है?
तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या होती है, जहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है बहुत स्ट्रिक्टली, कोई सीनियर है उससे नीचे उससे नीचे, तो क्या होता है आपको हर चीज के ऊपर परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज के ऊपर, है ना। कोई यूनिवर्सिटी रिलेटेड चीज होगी तो हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। यस और नो, ऑर्डर अगर आएगा वाइस चांसलर से, डीन से, एचओडीज एंड डिफरेंट डिफरेंट, उसके बाद प्रोफेसर तक, फिर एसोसिएट, असिस्टेंट, अगर किसी को कोई अपनी रिक्वेस्ट ही क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ इसलिए मैं एजुकेशन के एग्जांपल्स देती हूँ, अगर अपनी रिक्वेस्ट ही मनवानी है किसी स्टूडेंट को भी, तो एकदम से उसकी नहीं डिपार्टमेंट में सुनी जाएगी, पहले उसकी रिक्वेस्ट जो है वो वाइस चांसलर देखेगा, उसके बाद नीचे ऑर्डर्स जो है वो दिए जाएंगे। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है होती है। और इस पूरे चक्कर में जब आप सिस्टमैटिकली हायरार्की फॉलो करते हो तो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो अब ये कितनी डिसेबिलिटीज हैं, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया, उसके अंदर कितनी डिसेबिलिटीज का जिक्र है। 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 डिसेबिलिटीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। हाउ आर द नॉर्मल चिल्ड्रन अफेक्टेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है यानी डाइवर्स लर्नर्स एक क्लासरूम के अंदर आके पढ़ते हैं, जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनके साथ, मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन मतलब जो किसी डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है या जिस डेमोग्राफी में स्कूल या इंस्टीट्यूशन है उसी डेमोग्राफी को बिलोंग करते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। तो इसका आंसर वैसे आप देख चुके हैं। प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। जब भी आप अपने से अलग लोगों को आप उनके साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिसेबिलिटी का शिकार है तो आप एम्पैथी उनके साथ डेवलप करते हो जब आप उनके साथ डील करते हो, राइट। तो इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती है, आप उनके साथ एडजस्ट करना जो है वो सीखते हो, आप अडेप्ट करते हो, आप अपने आप को ओपन रखते हो डाइवर्स तरह के लोगों से सीखने के लिए। यही अगर पंजाब में कोई स्कूल है और कोई नॉर्थ ईस्ट से बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, तो when you will interact, possibly you will learn about their culture, you will learn कि उनको आपके एरिया के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं and how you going to make them comfortable. So plethora of चीजें हैं। तो सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट करती है मीनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल डेमोग्राफी के विदाउट डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं उनको और उन बच्चों को जिनको स्पेशल नीड्स हैं, जो या फिर डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं या डाइवर्स डेमोग्राफी से हैं या कोई उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, डिसेबिलिटी का शिकार है, उनको जो है आप इकट्ठे जो है वो पढ़ाते हैं, right? So let's come to the next question. As a teacher, which of the following acts shall be your prime duty to make education inclusive? Inclusive education में आप एक टीचर तो हैं और आप सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से स्टेप कौन सा होगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी, ड्यूटी की बात की जा रही है, तो आपकी जो ड्यूटी है, पॉजिटिव एटीट्यूड तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेसन प्लान भी इफेक्टिवली करना होगा, कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करनी होगी, लेकिन ये सब काम तब आएंगे जब आप स्टूडेंट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनकी नीड्स के हिसाब से अपनी पेडागोजी को अडेप्ट कर पाएंगे। नाउ ये लिस्ट है, लिस्ट 1, कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, और किन लोगों ने इनको दिया, इनका आप कोड से मैच करें। अगेन वेरी सिंपल। तो पहली मैराथन है, तो इसी थोड़े बहुत हम नॉर्मल क्वेश्चंस लाए हैं, समय के साथ साथ आई विल स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर challenging questions. So let's start with it. So आई थिंक सिंपल है, सभी को पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो
सी है वो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 का। और जो पीडीसीए के बारे में जानते हैं, राइट, पीडीसीए किसने दिया? जेमिंग ने दिया। उसके बाद पीडीएसए आया, वो किसने दिया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपका होमवर्क देखो, मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस ला रही हूँ, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम बताओ। तो पीडीसीए के बारे में तो सब बात करते हैं, मुझे बताइएगा पीटीएसए की बात जो है वो किसने की, राइट? ओके, तो यहाँ से जिनको इसके बारे में पता था वो हो गया। देन एमबीओ जो है वो डकर ने दिया, पीटर डकर ने दिया। पीओएस डीसीयूआरबी जो है वो किसने दिया? गुलेट ने दिया। थ्योरी एक्स एंड वाई, ग्रेगर। तो आई थिंक द इजिएस्ट वन ओवर हियर, अगर आपको एमबीओ के बारे में पता था, या पीडीसीए, पीडीसीए से तो देखो सीधा ही हो जाना था, है ना? तो लेट्स कम टू दिस वन। What are the basic principles of TQM? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस सीक्वेंस में है? नो, इसमें एलिमिनेट करना है आपको, just eliminate any option. There are 5 options, you have to eliminate any one. Again very simple, इसको remove कर दो, है ना? Salary to employee, customer satisfaction, total employee involvement, effective communication, fact based decision. तो कौन सा होना चाहिए? Option number B इसका आंसर होना चाहिए। Let's come to question number 15. Given below are the two statements. एक है assertion. PW Act 2016 is based on the principles of respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons. Reason है कि in India, a child has the right to get admission to any school according to his or her choice. So assertion reasoning का question है, go for it. Again, very simple, I guess, है ना? सो बिल्कुल 2016 का जो पीडब्ल्यू एक्ट है वो बेस इसी पे ही है कि हर इंसान, हर डाइवर्स लर्नर जो है उसकी ऑटोनॉमी है, कि वो इंडिपेंडेंस है, कि वो कुछ भी सीख सकता है, कहीं पे अगर उसकी एडमिशन होनी है वो ले सकता है। और हायर सिनेरियो के अंदर ऑब्वियसली कंपटीशन के अंदर भी उनको पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका दिया जाता है। एंड इक्विटी is one of the ways how we परफॉर्म इक्वालिटी या उसको फंक्शन करते हैं, राइट? रीजन है कि भाई हर बच्चे का अधिकार है कि वो अपने चॉइस के अनुसार कहीं पे एडमिशन ले पाए या कोई कोर्स जो है वो कर पाए। तो एजर्शन भी सही है, इसमें थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। एजर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, और रीजनिंग बिल्कुल सही तरह से एक्सप्लेन कर रही है एजर्शन को। तो चलिए, एजर्शन, the main concern of a manager is to make profit for his or her organization. Reason है कि leader has to work according to people's requirements. Say, think about it. Think about it. थोड़ा सा अटपटा सवाल है, थोड़ा सा, बट पीवाईक्यू है इसलिए इसको करना जरूरी है। सो देखिए, एक जो मैनेजर होता है उसकी बहुत ज्यादा ड्यूटीज होती हैं, राइट? उसको पूरी कंपनी को, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसकी टीम में, उसको साथ लेके चलना होता है। साथ लेके क्यों चलते हैं? क्योंकि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में रखना है ना, उसके इंटरेस्ट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब लिखा है लीडर हैज टू वर्क एज पर पीपल्स रिक्वायरमेंट। अब पीपल कौन से हैं हमें नहीं बताया, तो हम ये मान के चल सकते हैं ये अपने टीम मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है। लीडर हैज टू वर्क एज पर पीपल्स रिक्वायरमेंट्स, टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स, उनको साथ लेके चलना, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के अंदर के साथ आप जो है वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजर जो है इसके अंदर एक लीडर ही तो होता है, इजंट इट? मैनेजर का जो रोल होता है वो टीम को मैनेज कर रहा है, और टीम को मैनेज कौन कर रहा है? मैनेजर। वो एक तरह से यानी लीडर का रोल जो है वो कर रहा है, राइट? बट क्या ये रीजन है कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रॉफिट देना है? इज दैट द रीजन? तो एजर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, लेकिन जो रीजनिंग है
वो सही नहीं है. Okay, that is leader is not the reason for the manager to make profit for the company. चलिए, आप अब किसी particular company के अंदर job announce होती है. So what steps are followed logically to recruit people? इनमें से advertisement, interview, agreement, job analysis, orientation. तो आपको यहाँ पे systematic steps बताने हैं, ठीक है? Systematic steps जो है वो कैसे follow होंगे? तो मैं बता देती हूँ आपको. जब भी देखिए रिक्रूट करना है, कहीं पे भी वैकेंसी लगती है, राइट? आप देखते हो, आप कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर आप देखते हो कि वैकेंसी निकलती है, तो वहां पे क्लियरली बताया होगा कि भाई हमें इंग्लिश का टीचर चाहिए या हमें हिंदी का टीचर चाहिए. यानी कि पहले उनको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, यानी कि जॉब एनालिसिस जो है वो सबसे पहले आएगा. जॉब की रिक्वायरमेंट, हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, उसके बाद ही तो वो एडवर्टाइज करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, यहीं से आपका आंसर आ जाना चाहिए. फिर कहते हैं एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना? उसके बाद ये आएगा, एंड फिर उसके बाद आप एग्रीमेंट साइन करते हो. आपको एग्रीमेंट देते हैं, आपको साइन करना पड़ता है, इतनी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इतनी आपको सैलरी मिलेगी, है ना? तो ये आएगा. और फिर आपका ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो होता है ऑप्शन नंबर सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of higher education institution in India has the highest percentage of students enrollment? तो यहाँ पे देखिए, तीन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है मेनली, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो गवर्नमेंट ही है, राइट? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल, दोनों हो सकता है. यहाँ पे सेंट्रल लिखा है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. तो इसका आंसर होना चाहिए, देखिए कई क्वेश्चंस ना होते हैं जो आप अपने आसपास, अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप बोलोगे हमें कैसे पता कि एनरोलमेंट के बारे में, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है उनको तो पता है, लेकिन जो नए वाले हमें कैसे पता चले भाई? देखो अपने आसपास, देखो आपके शहर के अंदर, आपके विलेजेस के अंदर, आप देखिए कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है या प्राइवेट स्कूल ज्यादा है या गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा है. आपको अपने आप पता चल जाएगा. पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सरकार थोड़ा फंडिंग देती है, वो ज्यादा है या प्राइवेट ज्यादा है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे देश के अंदर ज्यादा है. हायर एजुकेशन कॉलेजेस, स्पेशली यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहे. तो अब ये कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट है, स्केलर प्रिंसिपल, ह्यूमन रिलेशनल अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी, चेंज मॉडल, और ये इसका मीनिंग है. सो एज आई टोल्ड यू, आप पॉज कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो टाइमर अगर फास्ट चल रहा है, पॉज, चेक, एंड देन गो अहेड. ओके, तो इसका आंसर देखिए, चेंज मॉडल क्या होता है? चेंज मॉडल का मतलब फ्रीज. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो भी चीजें चल रही हैं उसको वैसे रखना. चेंज लेके आना यानी मूव. जैसे वो देखा नहीं है आपने, कोन की तरह सपोज कोई चीज है, आप उसे पिघला देते हो, वो वाटर बन जाता है, और फॉर एग्जांपल आप उसे रेक्टेंगल, यानी एक इंस्टीट्यूशन है, इस स्ट्रक्चर में आप चेंज लेके आए, राइट? और फिर अनफ्रीज उसको किया, एक नई शेप में बदला. कोई ऑर्गेनाइजेशन लाए, उसमें चेंज लिया, कोई स्ट्रक्चर, और वो एक तरह से उसके अंदर नई एवोल्यूशन हो जाती है, या नया चेंज हो जाता है, या स्ट्रक्चर ही बिल्कुल नया बन जाता है. तो देखिए यहाँ से आपको क्लियरली आपको पता लग जाना चाहिए, है ना? तो ये काट दीजिए. आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट वन, राइट? अब स्केलर प्रिंसिपल क्या होता है? जहाँ पे एक मैनेजर या एक लीडर जो है वो 5, 6 या 7 लोगों को, वो टीम को जो है वो मैनेज करता है. तो अगर आपको स्केलर प्रिंसिपल पता है तो आप इजीली इसको कर सकते थे. नहीं तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टॉप के ऊपर होता है और प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, रूल्स दिए होते हैं, वो उनको फॉलो करता है, राइट? ब्यूरोक्रेसी का हमने पहले भी क्वेश्चन किया था. हायरार्की फॉलो होती है, रूल्स फॉलो होते हैं. तो अगेन ये देखिए, यहाँ से आपका हो जाना था. अब ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होती है? फैसिलिटी एंड लेजर इनहैंस वर्क, जहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं वो बहुत ही इजीली कोऑपरेशन के साथ जो है काम करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं.
proximity between people enhances communication. Closeness लोगों के बीच में communication enhance करती है. Reason है कि face to face communication does not ensure effective communication. Very simple one. देखिए proximity यानी closeness. आप जब किसी के सपोज पास आते हैं या आप किसी को ऑफिस में ही मिलने जा रहे हैं 1 to 1, तो या फिर आप फोन पे ही बात कर रहे हैं लेकिन क्लोज कांटेक्ट है, तो नॉर्मल सी चीज है कि वो कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव जो है वो करता है. तो एजर्शन तो सही है एज अ स्टेटमेंट. फेस टू फेस कम्युनिकेशन डज नॉट इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नहीं, फेस टू फेस आप सामने वर्बल भी बात करते हो, आप नॉन वर्बल जेस्चर्स भी देखते हो, कोई स्माइल, कोई बॉडी लैंग्वेज, या सो मेनी थिंग्स, हैंड मूवमेंट एक्सेट्रा. सो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है. इट इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यहाँ पे लिखा है डज नॉट इंश्योर, तो इसका ऑप्शन आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी. यानी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है. अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, थॉट, मेमोरी एंड लर्निंग, ये सब किसका पार्ट है? अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंटल, विजुअलाइजेशन, कॉग्निटिव प्रोसेस. देखिए परसेप्शन, अटेंशन, थॉट, मेमोरी, विजुअलाइजेशन सिर्फ देख के तो नहीं होती है. डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी कि आप फॉर एग्जांपल पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात कर लीजिए. अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये सारा का सारा क्या है? अटेंशन देने किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपना एटीट्यूड, परसेप्शन डेवलप करना, लैंग्वेज समझनी है, बोलनी, थॉट रखना, मेमोराइजिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए अंडरस्टैंडिंग के अंदर मेमोराइजिंग आता है नहीं आता, वैसे तो बोलते हैं कि मेमोरी लेवल के बाद ही अंडरस्टैंडिंग आता है, लर्निंग आता है, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के साथ ये सब रिलेटेड है. बट बिकॉज यहाँ पे लर्निंग की बात भी की जा रही है, तो ये मोस्टली आपका कॉग्निटिव प्रोसेस का जो है वो हिस्सा होगा. डेवलपमेंटल प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, ये पूरे के पूरे. अब अटेंशन को आप डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट? अटेंशन को आप अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे. हाउएवर अटेंशन देनी कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट, माइंड इन्वॉल्व है. कॉग्निटिव, परसेप्शन, आपकी थॉट डेवलप हो रही है, cognition. Language, again intellect, cognition. Memorizing, a part of cognition. Learning, a part of cognition. ऐसे. तो चलिए बात कर रहे थे पियाजे की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. स्टेज 1 है और स्टेज 2 उनका एज ग्रुप है, तो आप मैच करिए. तो इफ यू हैव सीन माय बुक, इसका मैंने बहुत ही प्यारा एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसके अंदर मैंने कीवर्ड्स भी बताए हैं. जिन्होंने बुक ली है वो जानते हैं. कॉन्सेप्ट मैप इसका बनाया है जिसके अंदर मैंने इनके कीवर्ड्स भी दिए हैं, राइट? तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल. तो देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल क्या होती है? जो 12 इयर्स प्लस होती है, कहीं भी कहीं 11 भी लिखा होता है. तो नॉर्मल सी चीज है, जी के साथ 4 ही होगा, तो इसको काट दो, इसको काट दो. और सबसे छोटा क्या होता है? जब बच्चा बिल्कुल क्या होता है, इन्फेंट होता है ना, पैदा होता है, सेंसरी मोटर. तो ये लो, यहां से हो गया, राइट? सेंसरी मोटर एलिमेंट्री में तो नहीं पहुंचेगा ना, है ना? तो जो प्री ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल यानी टॉडलरहुड, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, चाइल्डहुड के अंदर होता है. कॉन्क्रीट मतलब अर्ली एडोलेसेंस, फॉर्मल से ऊपर आता है ना, 8 to 11. तो यहाँ पे बच्चे का जो है यू नो अर्ली एडोलेसेंस, एलिमेंट्री स्टेज तो है ही है, लेकिन उसकी रीजनिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उसकी रिफ्लेक्शन बननी शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है. ऑप्शन सी इसका सही आंसर है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है? टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं. गलत स्टेटमेंट को इलिमिनेट करिए. इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करें. तो अगेन वेरी सिंपल, psychosis or neurosis. Mental hygiene prevents an individual from psychosis is the right statement. Promotes neurosis? Absolutely no. It prevents neurosis. अब आपके लिए देखिए, मैं आपके लिए अगर इतना एफर्ट कर रही हूँ तो आप तो कर सकते हैं ना. आप मुझे ये बताएंगे साइकोसिस
और न्यूरोसिस क्या होता है और इन दोनों के क्या अंतर होता है. Psychosis or neurosis. So mental health is a part of mental hygiene. Mental hygiene prevent करता है psychosis को और it helps in treating disorders also. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A, B and D. ठीक है, ऑप्शन सी को एलिमिनेट करेंगे. अब इनमें से कौन सी इंटेलिजेंसेस जो है वो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा है? Again, eliminate students, linguistic, musical, social or spatial. Again, a very simple one. आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट कितनी इंटेलिजेंसेस के अंदर काउंट होते हैं. तो सोशल को आप डिलीट कर दीजिए. लिंग्विस्टिक, स्पेशल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस. तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25. इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टर्म है वो किसने कॉइन किया? स्टर्नबर्ग. वाई? तो यहाँ पे 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट सैलोवे एंड मायर ने टर्म जो है वो कॉइन किया था सबसे पहले. हाउएवर डेनियल गोलमैन ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था. तो शुरुआत जो थी वो सैलोवे मायर ने की थी. अब अमंग द फॉलोइंग विच एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी? मेटाकॉग्निटिव कॉन्सेप्ट जो कि जॉन फ्लेवल ने दिया था. अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है. तो क्या इनमें से मेटाकॉग्निटिव का पार्ट होगा? अगेन एलिमिनेट स्टूडेंट्स. वेरी वेरी सिंपल वन. मेटाकॉग्निशन होता है रिफ्लेक्शन अबाउट योर कॉग्निशन, कॉग्निशन अबाउट योर कॉग्निशन, रिफ्लेक्शन अबाउट योर इंटेलेक्ट. तो जब आप रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हैं तो ये तो हिस्सा होगा. खुद की प्रेज करना, अरे भाई तौबा तौबा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना. सेल्फ क्वेश्चनिंग, आपने कोई कार्य किया, आप सोचते हैं कि क्या मेरा कार्य सही था. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ थिंकिंग यू कैन से, और रिफ्लेक्शन. तो यस, अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्टाइल, सेल्फ लर्निंग स्टाइल. जैसे हम कहते हैं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर इंसान का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है. कोई टाइम टेबल बनाता है, कॉन्सेप्ट वाइज फॉलो करता है, कोई टाइम वाइज फॉलो करता है, कोई प्रैक्टिस ज्यादा करता है, राइट. कोई अपने पसंदीदा यूनिट से स्टार्ट करता है, कोई सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करता है, कितना समय देना. सबका यू आर अवेयर ऑफ योर ओन लर्निंग स्टाइल. वो तभी होगा जब आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे. तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी जहां जहां है उसको काट दो, काट दो, काट दो. अपने आप आंसर आपका आ जाएगा. 1 सेकेंड. हाँ, राइट. तो आंसर सी आया ना. हमने जहां पे बी बी है उसको काट दिया. सेल्फ प्रेजिंग जहां जहां पे है उसको काट दिया. आपका आंसर आ जाएगा. Okay, yeah. Let's come to question number 27. Experiential learning theories that situate experience at the core of learning process are based on experiential learning. Very simple, students. Very simple. Experiential यानी आप construct कर रहे हो knowledge को, है ना. Situate experience. और साथ में अगर social learning भी हो जाए तो क्या कहना. तो कंस्ट्रक्शन तो है ही है, कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रिंसिपल तो है ही है, लेकिन साथ में सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये एक स्ट्रॉन्गर ऑप्शन है. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28. The process of helping individuals discover and develop their educational, vocational, psychological potentialities and thereby to achieve an optimal level of personal happiness and social usefulness is named as what? Again, going with the strongest option, देखिए guidance, counseling, career counseling. तो helping individuals discover, तो strongest option देखिए counseling and guidance दोनों, है ना. So coming to question number 29. Statement 1 कह रही है the curriculum principles should reflect the school's values, context, pedagogy and needs. Statement 2 कह रही है the school needs to identify the resources required to bring their curriculum to life and ensure its coherence. A good curriculum needs good quality resources. तो मुझे एक मूवी याद आ गई, oh my god,
पार्ट 2 अभी रिलीज हुई है, मैंने देखी नहीं है, बट हाँ इसकी कहानी सुनी है। और आई थिंक उसके अंदर स्कूल करिकुलम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफी क्वेश्चनिंग हुई है। सो देखेंगे मूवी, अभी समय ही नहीं मिल रहा, देखो क्लासेस लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी डिमांड्स आती हैं, पूरी कोशिश होती है कि मटेरियल भी बनाओ फिर प्रेजेंट करो। तो हाँ, सो दिस रिमाइंड्स मी कि टाइम मिले तो ये हम मूवी जरूर देखेंगे। तो देखिए, करिकुलम प्रिंसिपल्स के अंदर स्कूल की वैल्यू, पेडागोजी, नीड सब कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सही स्टेटमेंट है, एजर्शन रीजनिंग नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो स्कूल है उसको पता होना चाहिए कि जो करिकुलम ट्रांजैक्शन है, यानी पढ़ाई के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, क्या वो हमारे स्कूल में है या नहीं है। और एक अच्छा करिकुलम ही वही होता है जहाँ पे उसको रिसोर्सेज पता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का क्लास है, तो क्या हमारे पास क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर है? अगर साइंस का क्लास है, हमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट हमारे पास है प्रॉपर। तो ये होता है रिसोर्सेज होना, क्या हमारे पास ब्लैक बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है, इंटरनेट फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब है, ऑल ऑफ दैट ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही होंगे। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है बिगिंस विद द कोटेशन फ्रॉम एन एसे टाइटल सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। अब ये ऐसे जो है वो किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 30 एवरीवन। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस कोटेशन है, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप सब जानते हो ये अभी तक फॉलो होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने फाइनली पूरा का पूरा फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज का करिकुलम जो है वो फ्रेमवर्क निकाल दिया है, जिसका नाम है NCFSE 2023, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको हम पहले NCF बोलते थे। ठीक है, तो आई स्टिल रिमेम्बर फाउंडेशनल स्टेज का निकला था, कहीं से सुन के आए, तो मैं बोलती थी कि अभी नहीं आया है फ्रेमवर्क पूरा का पूरा, बट यू यूज्ड टू से नहीं, हमें फलानी मैम ने बोला है या फलाने सर ने बोला है, आ गया है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि पहले फाउंडेशनल का है, प्रेपरेटरी का है, बट दैट वाज नॉट होल। सारा का सारा फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल इसके अंदर एंड सेकेंडरीज के अंदर इंक्लूड हो चुका है। इसकी क्लास भी मैं ले चुकी हूँ सेलियंट फीचर्स की, तो आप देख लीजिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, इनको सीक्वेंस के अंदर सिस्टमैटिकली जो है आप लगाइए, सिस्टमैटिकली प्लीज इनको लगाइए। तो थोड़ा सा यू कैन से वेग क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना तो पता है कि इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी लास्ट में आना चाहिए। यस, तो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी यहाँ पे बात की गई है करिकुलम डेवलपमेंट की, इवैल्यूएशन की नहीं। करिकुलम डेवलप आप जो है वो कैसे करते हो? सबसे पहले आपको टीम चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए टीम चाहिए या नहीं चाहिए? तो लो, यहाँ से आपका आंसर आ गया। उसके बाद आप करिकुलम में क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्ट क्या चाहते हो, क्या लर्निंग आउटकम्स चाहते हो, क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड करना चाहते हो, यहाँ पे वो आएगा। टेस्ट करोगे, रिवाइज करोगे, जो करिकुलम डिजाइन किया है उसको अप्लाई करके देखोगे, अगर चीजें सही हो रही हैं गुड इनफ, नहीं तो उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे फाइनली, और फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज कैसे आप अडेप्ट करेंगे वो, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स बाय क्रिएटिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट is the main essence of which philosophy? इन नाम आ गया देखो, finding solution of problems by creating proper environment, है ना? आप में से काफी स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शन बी के साथ जाओगे, लेकिन गलत है, ये है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बहुत तरह के हैं, लेकिन मेनली 3 प्रकार के हैं, है ना? एक्सपेरिमेंटल है, उसके अंदर आपका बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म भी है, और कौन सा है? ह्यूमनिस्टिक। अब ह्यूमनिस्टिक क्या होता है वो आप सब जानते हैं,
एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म क्या होता है वो भी आप सब जानते नहीं जानते तो मैं बता दूंगी। और बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि आप अगर एनवायरनमेंट में है वो आपके लिए रिग्रेसिव है तो प्लीज प्लीज चेंज इट, है ना। एंड वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव आप उस इन्वायरमेंट में जाइए जहां पे आप अडेप्ट कर पाए, जहां पे आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हो पाए। तो इवेंचुअली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, इफ यू आर इन अ रॉन्ग एनवायरमेंट हाउ डू यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट व्हिच इज इन योर फेवर। ये होता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म का मेन कॉन्सेप्ट। ह्यूमनिस्टिक क्या होता है, जो हमारे फायदे के लिए है वही करिकुलम में इंक्लूड करना। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है, वही चीज पढ़ाओ जो आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो है वो कर पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चीफ टेनेट्स दिए गए हैं और फोरम, यानी कि ये आईसीटी रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्चुअल लैब क्या होती है, स्वयं प्रभा क्या है, ई यंत्र क्या है, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। क्वेश्चन नंबर 33। तो ये देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा है 32, नहीं अब यहाँ पे कितने हैं 80। 80। तो देखो इसमें हम समय वेस्ट नहीं करेंगे तो इसको काट देते हैं। ये या तो ए में से होगा, ऑप्शन ए में से होगा या बी में से होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, इसमें कह रहा है ई यंत्र, ऐसा तो नहीं है, ये तो NDLI होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। B के लिए ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज इम्पार्टेड वर्कशॉप्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर टॉट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग। ये ई यंत्र के अंदर होता है और ई यंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपके साइंटिस्ट, टीचर्स, एक्सपर्ट्स जो हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के अंदर लाया गया है ताकि वो टीचिंग लर्निंग वर्कशॉप्स जो है वो करा पाए रिक्वायर्ड लोगों को। इंटरैक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट, आप जानते हो एक्सपेरिमेंट्स की बात की जा रही है। आंसर क्वेश्चंस ये भी इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। तो वर्चुअल लैब। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34 वेरी क्विकली। Which of the following theory may support the statement that the teacher should encourage the student to discover their own connections between seemingly discrete information and using different means like Twitter, wikis, blogs, OERs, open educational resources? Connectivism, cognitivist, constructivist, humanistic। और अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को सही से पहचानते हो, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स, तो लिटरेचर से ही आपको आंसर आ जाएगा। पर मेन पर्पस तो हमारा ये है कि इसको इज्म के साथ या फिर आपकी थ्योरी के साथ कनेक्ट करना। तो देखिए the teacher should encourage the student to discover connections, connecting the dots, connectivism। और यहाँ पे फ्रेमर ने गलती ये कर दी कि कॉग्निटिविस्ट तो एक पर्सन होता है, कॉग्निटिविस्ट, it's not an ism, it's not a theory. Constructivist, it should be constructivism. Humanistic लिख दिया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा। When you are connecting one thing with the other, we're not talking about building knowledge or constructivism, you're talking about just एक material से दूसरे material को connect करना। So connectivism इसका आंसर होना चाहिए। Question number 35. Which of the following are asynchronous learning platforms? WebEx, Moodle, Google Meet, or Canvas? कोई भी दो asynchronous learning platforms. ओके तो देखिए वेबएक्स, गूगल मीट, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे सिंक्रोनस लर्निंग यानी कि आप ऑनलाइन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सभी कनेक्ट करते हो, राइट। मूडल और कैनवस के अंदर आप अलग टाइम पे डिफरेंट टाइम जोन्स पे डिफरेंट ज्योग्राफी के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, राइट। वेयरएज वेबएक्स और गूगल मीट के अंदर सिंक्रोनस होता है एट वन टाइम बीइंग ऑनलाइन प्रेजेंट एंड अटेंडिंग अ वर्कशॉप, एनी लर्निंग will come under it। तो इसका आंसर होना चाहिए एसिंक्रोनस में मूडल और कैनवस, यानी ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो यस, सो दैट्स अबाउट इट। हमने 35 क्वेश्चंस किए हैं, आप सभी के लिए हैं जिनका एग्जाम आने वाला है, राइट।
और ये मेरा जो है पर्सनल टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन बाय डॉक्टर प्रियंका, आप ज्वाइन करिए. आई एम पर्टिकुलरली एन एक्सपर्ट इन education, expert in the sense I'm a learner, okay, not even an expert, I would say. I'm a learner in the field of education who is trying to teach as much as possible to the students and to learn from them. This is my telegram channel, you can join. ये मेरी recent book है NTA UGC NET paper to education, which is not just for NET and SET candidates but also for those who are appearing for CUET RET exams, okay, research entrance test exams या PGT exams हैं, all the teaching tests exams सबके लिए आपको useful होगी. But do buy it. It's available from Amazon, Flipkart, and any offline bookstore. I hope you enjoyed the session. If you did, do let me know in the comment section. जो questions दिए हैं आपको उनके आंसर, जो होमवर्क दिया है उसके आंसर्स भी लिखिए. चलिए, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन लाइव सेशन. करेंगे, कोशिश करेंगे इस बारी करने की. टाटा, बाय बाय, ब्लेस यू.